हेलो। यस सर। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। हाँ, आर्यन। यस सर। लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई किसी को कोई डाउट? आर्यन, कोई डाउट लास्ट क्लास से रिलेटेड? नो सर। सारी चीजें समझ आ गई थी? ओके, सो हमने डायमेंशन करना सीख लिया था। डायमेंशन के एप्लीकेशन में सीख लिए थे 3 डिफरेंट एप्लीकेशन। पहला एक्यूरेसी चेक करना किसी इक्वेशन की, दूसरा कन्वर्जन करना, एंड तीसरा हमने पढ़ा था डिड्यूसिंग रिलेशनशिप डेराइव करना इसके बेस पे। अब इसके बाद डायमेंशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म थ्योरी ऑफ एरर। डिफाइन करते हैं लिमिट ऑफ डायमेंशनलेसनेस। फर्स्ट, जितने भी क्वेश्चन थे जिसमें आप किसी रिलेशनशिप को डिराइव करते थे, उन रिलेशनशिप में मैं एक टर्म यूज कर रहा था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जैसे मैं लिखा था क्वांटिटी Q is equals to some constant K, A raised to the power X, B raised to the power Y and C raised to the power Z। तो हम ये सारे इस पर्टिकुलर टर्म में इस K कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं। डायमेंशन के बेस पे इस टर्म को वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसलिए यूजिंग दिस रिलेशन हम इस चीज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है? It is unable to define or calculate the proportionality constant in any expression. The first is unable to calculate the value of proportionality constant. किसी भी एक्सप्रेशन के लिए। दूसरा टर्म होता है कि कोई भी रिलेशन जब हम डिराइव करते थे तो इसमें मैं देखिए रिलेशन यूज किया था सिर्फ 3 टर्म का, ए, बी एंड सी। 3 से ज्यादा टर्म हमने यूज नहीं किए थे। बोलेगा ऐसा कुछ रीजन तो होना चाहिए क्यों नहीं यूज कर रहे थे? क्योंकि 3 से ज्यादा टर्म अगर आप यूज कीजिएगा तो ये पर्टिकुलर रिलेशन कभी कभी सही रिजल्ट देता है, कभी कभी गलत रिजल्ट देता है, इसीलिए हम उसको उतना वैलिड नहीं मानते हैं। इसके लिए डिफाइन करते हैं डायमेंशनलेस एप्लीकेबल टू डेराइव रिलेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म। उससे मोर टर्म के लिए रिलायबल नहीं होता। ठीक, इट इज एप्लीकेबल to derive relation up to maximum of 3 terms। उससे हायर टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट होता है मेरे पास, हमने जितने भी रिलेशन यूज किए थे सब में उस पर्टिकुलर क्यू डिपेंडेंसी थी, वो आइदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइदर इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब वो क्वांटिटीज के बीच में या तो प्रोडक्ट का साइन होगा या डिवीजन का साइन होगा। कभी भी सम और डिफरेंस के बेस पे रिलेशन हमने यूज नहीं किया था। ठीक, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, सिंपल पेंडुलम के लिए, किसी प्लैनेट के लिए। तो इन सारे टर्म में ये जो क्वांटिटीज थे ए बी सी, वो आइदर प्रोडक्ट में एंड डिवीजन में विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड डिफाइन था। कभी भी ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ रिलेशन हो a प्लस बी बाई सी या ए बी अपॉन सी, कुछ ऐसा हो। प्लस और माइनस इन रिलेशन टर्म के बेस पे डिफाइन नहीं कर रहे थे। तो जो भी रिलेशन और इक्वेशन जिसमें सम और डिफरेंस होता है उस रिलेशन को कॉम्पोजिट रिलेशन बोलते हैं। एंड डायमेंशनलेस इज अनेबल टू डिराइव कॉम्पोजिट रिलेशनशिप, दैट इज अनएबल derive composite relationship। जैसे अगर मैं जैसे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन बोलता v is equals to u plus at, मैं ये कहता है कि जो वेलोसिटी है इन 2 टर्म पे डिपेंडेंट है, तो आप इस चीज को डेराइव कीजिए, तो आप डायमेंशनलेस इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। उसी तरह कहता है s is equals to ut plus half at square, यहाँ पे भी 2 टर्म का सम है, तो इसको भी हम डेराइव नहीं कर सकते थे
क्या कहता, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ as। तो यहाँ पे भी दो टर्म का डिफरेंस है। तो इन सारे टर्म जिसमें सम और डिफरेंस हो किसी फॉर्मूला के इस रिलेशन में, तो वो सारे रिलेशनशिप कॉम्पोजिट रिलेशनशिप कहलाते हैं एंड उनको डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ कि भाई, यहाँ तक कोई डाउट? नो आर्यन, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ, दैट इज थ्योरी ऑफ एरर। लिमिटेशन या उसके डिमेरिट बोल सकते हैं। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? No, sir. ओके, Sir, relation up to के बाद क्या है? अप टू मैक्स, मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। Sir, done. हिबा आपने लिख लिया? यस सर आर्यन? Done, sir. ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं थ्योरी ऑफ एरर। इस थ्योरी ऑफ एरर में सबसे पहले कुछ टर्म डिफाइन करता हूं आपको। एक टर्म कहलाता है एक्यूरेसी, एक टर्म कहलाता है प्रेसिजन। ठीक, इन दोनों का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लीजिए ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने एक्यूरेट वैल्यू या फिक्स्ड वैल्यू मान लिया, या इस चीज को मैंने ये कहा कि ये एक्चुअल वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने उसको मेजर किया, किसी ने मेजर किया 9 पॉइंट, इस ग्रेविटी की वैल्यू 9.83, किसी ने मेजर किया 9.79, किसी ने मेजर किया 9.85 एंड सो ऑन। अलग अलग ऑब्जर्वेशन अलग अलग इंडिविजुअल्स ने लिए।
इन सारे टर्म में देखिए कौन सा टर्म इस पर्टिकुलर एक्चुअल डेटा के मोर क्लोजर है, कौन सा टर्म सबसे ज्यादा क्लोजर है? So 8-3. देखिए ये 8.3 है, यहाँ पे 8 है, 0.03 डिफरेंस। हाँ, तो ये सबसे 9.7 ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू एक्चुअल डेटा। तब इस पर्टिकुलर डेटा जो कि सबसे ज्यादा क्लोजनेस शो करता है विद द एक्चुअल डेटा, इस टर्म को हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी डिफाइन करता है उस एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड एक्चुअल डेटा के बीच में कितना क्लोजनेस है उसके बेस पे। तो इसको डिफाइन करते हैं हम लोग द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा विद एक्चुअल डेटा। प्रिसीजन किस बात पर डिपेंड करता है? प्रिसीजन कहता है कि उस पर्टिकुलर मेजरमेंट को किस इंस्ट्रूमेंट से किया गया, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। शायद आपने क्लास 9th में 10th में प्रैक्टिकल में जाना होगा, लीस्ट काउंट कहते हैं जिसमें। किसी को याद है लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? सर एक इंस्ट्रूमेंट कितना लो पे मतलब मेजर कर सकता है, हाँ, कितनी लाइक मिनिमम स्केल है वैल्यू? हाँ, 0.1 तक कर सकता है मेजर स्केल पे 0.1 in terms of मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, लीस्ट काउंट का मतलब होता है सिंपली द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल आगे बताऊंगा जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तब। अभी बस याद रखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग लीस्ट काउंट होती है एंड उस लीस्ट काउंट के बेस पे नंबर ऑफ डेसिमल असाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू पे। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर या किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, सपोज कर लीजिए लेंथ की एक्चुअल वैल्यू 10 है, किसी ने मेजर किया 9.85, किसी ने मेजर किया 9.99, किसी ने मेजर किया 9.987, किसी ने मेजर किया 9.998 एंड सो ऑन। ठीक, तो इन सारे मेजरमेंट में देखिए कुछ टर्म डेसिमल के बाद जितना नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगा, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ पे डिजिट 2 है, यहाँ पे डिजिट 3 है, यहाँ पे डिजिट 3 है, तो ये डिफाइन किसको करता है? लीस्ट काउंट को। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई मीटर स्केल है। मीटर स्केल आपने देखा होगा जिस तरह से यहाँ पे 0 मार्क होता है, यहाँ पे 1 मार्क होता है एंड 2 एंड सो ऑन। इनके बीच में 10 डिविजन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। इस 1 सेंटीमीटर का 10th डिविजन दैट इज 1/10 सेंटीमीटर, या उसी चीज को बोलते हैं 1 mm। तो ये मिनिमम वैल्यू इस इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया। ठीक, तो अगर मैं मीटर स्केल से कोई भी मेजरमेंट करूंगा तो अप टू mm तक वो करेक्ट मेजरमेंट शो कर सकता है। ये शो करेगा 9.5 सेंटीमीटर कर सकता है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में होगा एंड 5 उसके डिवीजन के बेस पे भी कर सकता है। बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये 9.54 सेंटीमीटर ये स्केल मेजर कर सकता है, नहीं, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट इतने छोटे तक वैलिड नहीं है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट हम चेंज करते हैं द बेस ऑफ द लीस्ट काउंट, ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो डिफाइंड होता जाता है। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा डेसिमल के बाद, उतना डिजिट क्या होता है? ज्यादा। एंड प्रिसीजन उस पर्टिकुलर मेजरमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, दैट इज नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट। ये बात समझ में आई? किसी को बात समझ में आई मैंने क्या बताया अभी? यस ओके, सर। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो जितना डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होगा वो उतना प्रिसाइज डेटा होगा, जितना डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कम होगा उतना लीस्ट प्रिसाइज होगा।
तो इसको बोल सकते हैं लेस प्रिसाइज, इसको बोल सकते हैं मोर प्रिसाइज। अब उन आपस में भी देखिए कौन ज्यादा क्लोजनेस है विद एक्चुअल डेटा, वो उसके एक्यूरेसी को बताता है, वो अगली बात होती है। प्रिसीजन हम एक लीस्ट काउंट के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा डिफाइन होता है कि वो डेटा जो हमने मेजर किया है उनके आपस में क्लोजनेस कितनी ज्यादा है, उसको डिफाइन करता है। ठीक, तो इसलिए प्रिसीजन एक और तरह से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द क्लोजनेस ऑफ experimental data within themselves is called precision, and precision depends upon least count. The smaller the value of the least count, more precise will be the data. तो यहाँ define करते हैं, smaller the least count, more precise will be data. चिश्ती आपको समझ आया ये बात? यस सर। सर एक बार बता दीजिए। देखिए एक्यूरेसी तो समझ आ गया, एक्यूरेसी कुछ भी नहीं होता, जो एक्चुअल डेटा के साथ उस एक्सपेरिमेंटेड डेटा कितना क्लोजनेस शो करता है, उस सबसे क्लोजेस्ट डेटा को हम मोर एक्यूरेट डेटा बोलते हैं। तो ये 9.79 सबसे क्लोजेस्ट है 9.8 के, तो इसको मैं एक्यूरेट डेटा बोल सकता हूँ। प्रिसिजन डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। वो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता हो उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे मैंने मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल में अगर देखिएगा तो एक डिवीजन मतलब 1 सेंटीमीटर में उसमें 10 डिवीजन होते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर के 10th डिवीजन तक वो मेजरमेंट कर सकता है। दैट मीन्स कि अप टू स्केल तक वो एक्यूरेट मेजरमेंट बता सकता है। लेकिन अगर मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करूं, जैसे मैंने वर्नियर कैलिपर यूज किया, स्क्रू गेज कैलकुलेट लिया, तो इनकी जो लीस्ट काउंट होती है इनसे कम होती है। उसके बारे में आप आगे पढ़िएगा। तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा डेसिमल के बाद उतना नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा वो डिफाइन करेगा, एंड डेसिमल के बाद जितना नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा होता है वो उसके प्रिसीजन को बताता है। सो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ, प्रिसीजन लीस्ट काउंट पर डिपेंडेंट होता है, लाइक दिस। The smaller the value of least count, more precise will be the data. ये टर्म एक और बात को बताता है कि जितने भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हैं वो आपस में कितना क्लोजनेस शो करता है, उसको डिफाइन करता है। आई बात समझ? यस सर। आयुष कुछ समझ आया आपको? आर्यन? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हिबा आपको समझ आया होगा? Yes, sir. ओके। आयुष मेरी आवाज आ रही है आपको?
सबने लिख लिया? Yes, sir. हिबा, आर्यन, Done, sir. ओके। देखिए मैंने यहाँ पे बताया एक टर्म, आयुष समझ लीजिए, मीटर स्केल। उसमें आपने जब देखा होगा मेजरमेंट में, तो 0 से 1 ये सेंटीमीटर मेजरमेंट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन टू 15 सेंटीमीटर छोटी वाली स्केल होती है, बड़ी वाली स्केल 30 सेंटीमीटर। तो उसके एक डिवीजन में देखिएगा, उसमें 10 डिवीजन होते हैं, छोटे छोटे मार्क। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर को 1/10 डिवीजन किया गया, एंड उसी 1/10 सेंटीमीटर को हम 1 mm बोल सकते हैं। तो उस स्केल से अगर आप मेजरमेंट करना शुरू कीजिए तो सबसे मिनिमम आप इतना मेजर कर सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। तब उस मिनिमम वैल्यू विच इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। एंड लीस्ट काउंट उस प्रिसीजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है कि जितना लीस्ट काउंट की वैल्यू छोटी होगी उतना ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल डिफाइन करेगा, एंड उसको हम उतना प्रिसाइज डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बेस पे मैं एक ग्राफिकली रिलेशन देता हूँ, ठीक, ताकि समझने में ज्यादा आसान होगा। देखिए सपोज कर लीजिए एक गेम थ्रोइंग, जितना सेंटर में ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा स्कोर करता है। मान लीजिए कुछ इस तरह है। अब मैंने कहा कि जो सेंट्रल वन है वो एक्यूरेसी को डिफाइन कर रहा है, मतलब वो एक्चुअल डेटा है। एंड जैसे जैसे दूर जाऊंगा सेंटर डे से, वो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब ये सेंट्रल जो लाइन है वो एक्चुअल डेटा को डिफाइन कर रहा है। तो अगर किसी ने मेजरमेंट करना शुरू किया एंड उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई कुछ इस तरह से आई, ऐसे। किसी अनदर ने मेजर किया तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो कुछ इस तरह से आई। किसी ने मेजर किया तो उसकी मेजर्ड वैल्यू कुछ इस तरह से आई, एंड किसी अनदर ने मेजर किया तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई। इन तीनों का मतलब, इन चारों का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म में सारे डेटा इस एक्चुअल डेटा के करीब है, तो इसको बोल सकता हूँ मोर एक्यूरेसी, तो इसको बोल सकते हैं हाई एक्यूरेसी। वो सारे डेटा आपस में क्या क्लोजनेस शो कर रहा है, नहीं कर रहा है? टैबुलेट कर रहा है, तो इसलिए उसको बोल सकता हूँ हाई प्रिसीजन। सेकेंड टर्म में देखिए, ये डेटा आपस में तो बहुत ज्यादा क्लोज है बट एक्यूरेट से थोड़ा दूर है, तो इसको बोल सकते हैं लेस एक्यूरेसी, बट आपस में क्लोजनेस की वजह से उनके पास हाई प्रिसीजन है। यहां तक समझ आई बात? एक्यूरेसी का तो क्लियर है सर, प्रिसीजन का थोड़ा सा देखिए प्रिसीजन डिफाइन कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल डेटा के आपस में क्लोजनेस कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए सारे डेटा आपस में बहुत क्लोज हैं, तो इसलिए मैंने कहा हाई प्रिसीजन। यहाँ पे देखिए सारे डेटा एक दूसरे के दूर दूर हैं, तो बोलूंगा लो प्रिसीजन। बट एक्चुअल डेटा के सारे करीब हैं, तो इसको हम क्या बोलूंगा? हाई एक्यूरेसी। तो इसको बोल सकता हूँ हाई एक्यूरेसी, बट वो आपस में बहुत दूर दूर हैं, इसलिए लो प्रिसीजन। समझ आया? यस सर। लास्ट वाले क्या आप बोलिएगा, क्या आंसर होना चाहिए? सेंटर से सारे डेटा दूर दूर हैं, तो क्या बोलूंगा इसको? हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हाई कैसे हो सकती है? एक्यूरेसी हाई होने के लिए सेंटर से करीब होना चाहिए। नो सर, सॉरी सर। हाँ, तो क्या होना चाहिए? लो एक्यूरेसी। और सारे आपस में क्लोजनेस शो कर रहा है, नहीं कर रहा है? सर हाई प्रिसीजन। सारे डेटा एक दूसरे के साथ दूर दूर है कि नजदीक नजदीक है? सर दूर दूर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लो प्रिसीजन। ये भाई ये समझ आया आपको? आर्यन, Yes, sir. समझ आ गया। आयुष,
ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको डायग्रामेटिकली दे देंगे, बोलेंगे एक्चुअल डेटा सेंट्रल वन है, तो बताइए ये जो डेटा है जो ब्लैंक ब्लैंक मतलब जो क्रॉस क्रॉस से डिनोट किया है, इसमें क्या रिलेशन होगा, एक्यूरेसी हाई होगी, लो होगी, प्रिसिजन हाई होगी, लो होगी, डिफाइन कीजिए। ये चार तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सभी लिख लिया? यस सर। कि बात आपको समझ आया ये चीज? यस। ओके, तो हमने दो टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन डिफाइन कर दिया। इसके बाद अगला पार्ट आता है उस एरर में, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ। यहां तक सबने लिख लिया? चिश्तिया? Yes, sir. ओके, the next part is significant figure and rounding off. देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलूं कि आपने मीटर स्केल से मेजर करना शुरू किया किसी एक पर्टिकुलर लेंथ की मेजरमेंट को, तो मैंने कहा था पीछे कि वो अप टू mm तक करेक्ट रिजल्ट देगा, mm से और स्मॉलर वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। तो मैं उसके लिए अगर मैं कोई मेजरमेंट लूँ तो ये कुछ हो सकता था 7.5 सेंटीमीटर ऐसे मेजर कर सकता होगा, या 75 mm मेजर कर सकता होगा। इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। बट मैं किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं जिसकी लीस्ट काउंट थोड़ी कम होगी, तो उससे इससे और भी स्मॉलर वैल्यू मेजर कर सकते हैं, जैसे 7.54 सेंटीमीटर। फिर मैं मेजर कर सकता हूँ 7.542 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर लीस्ट काउंट अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स दे सकता है फॉर द सेम कैलकुलेशन। ठीक, अब देखिए इसमें आगे क्या डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट मेजरमेंट को ना लूं उतना अच्छा, ठीक, इन दोनों मेजरमेंट में डिफाइन करूं, तो आप बोलिएगा ये ज्यादा अच्छा मेजरमेंट है कि ये ज्यादा अच्छा मेजरमेंट है, या मैं तीनों में ज्यादा अच्छा मेजरमेंट किसको बोलना चाहूंगा, ये किसको बोल सकता हूँ, क्या उसका कोई रीजन होना चाहिए। तो आप बोलिएगा फर्स्ट इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में क्या गड़बड़ है, तो आप बोलिएगा 7.5। इसके बाद कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं इन दो प्लेस में, वो 0 से 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, उनके बारे में कोई स्पेसिफाइड नहीं है। बट यहाँ पे बोल सकता हूँ 7.54 मतलब 5 के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 4 ही है, इसके अलावा कौन सा डिजिट हो सकता है उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं है। बट इस मेजरमेंट में 7.542, तो ये नेक्स्ट डिजिट 4 होगा, नेक्स्ट डिजिट 2 है, तो ये डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए जितना लीस्ट काउंट कम होगी उतना ज्यादा प्रिसाइज डेटा होगा एंड उतना अच्छा मेजरमेंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन अज्यूम करते हैं। अब देखिए इस अजम्पशन में या इस कैलकुलेशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स भी हों उस कैलकुलेशन में, हम एक लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं एंड बाकी जो डिजिट्स हैं उसको अलग कर लेते हैं। इस 2 के बारे में कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि वो एग्जैक्टली 2 ही होगा। जैसे मैं आपको एक टर्म बताता हूँ उसका क्या मतलब। ये डिफाइन किया गया कि किसी मीटर स्केल से, ये चीज कैलकुलेट की गई होगी किसी वर्नियर स्केल से, और ये चीज किसी स्क्रू गॉज से कैलकुलेट की गई। तो मान लीजिए अगर किसी के पास या सारे लोगों के पास स्क्रू गॉज ही है फॉर कैलकुलेशन, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट
कैलकुलेशन में आएगा। तो किसी के मेजरमेंट में ये 2 हो सकता है, किसी के मेजरमेंट में ये 6 हो सकता है, किसी के मेजरमेंट में ये 8 हो सकता है, बट बाकी जो डिजिट यहाँ से यहाँ तक वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस इंडिविजुअल में कि कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितना परफेक्टली परपेंडिकुलर टर्म उन अलाइनमेंट को देख पा रहा है। जैसे हम ये कहते हैं ना कि कोई मीटर स्केल लीजिए, ठीक, इस तरह, और किसी रॉड के ऊपर प्लेस कीजिए जिसको हमें मेजर करना है। तो उसका एक एंड पे रख दीजिए एंड दूसरे एंड को देखने की कोशिश कीजिए, इस तरह, ऐसे। तो ये जो एंड है, ये एंड एग्जैक्टली यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक। किसी ने अगर इस साइड से देखना शुरू किया तो ये उसको यहाँ पे कहीं पे दिखेगा, किसी ने इस साइड से देखना शुरू किया तो ये मेजरमेंट उसको कहीं यहाँ पे दिखाई देगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर ऑब्जर्वेशन कि मैं किस एंगल पे देख रहा हूँ, वर्टिकली देख रहा हूँ, ये स्लैंट देख रहा हूँ, थोड़ा सा भी इंक्लाइन वे में, ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या होती है, डिफर हो सकती है। इसलिए जो लास्ट डिजिट है उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में, उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं होगी कि वो एग्जैक्टली 2 है या 2 के अलावा 3 या 1 कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा उस ऑब्जर्वर पे कि उसने कैसे देखा हुआ है उस चीज को। ये बात समझ में आई? यस सर। इसीलिए इस लास्ट डिजिट को हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट, ठीक। इसके अलावा जो बाकी जो डिजिट हैं उनको हम बोलते हैं श्योर और रिलायबल डिजिट। तब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा किसी कैलकुलेशन में भी द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन विच वी आर कंप्लीटली रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में आपके पास 4 डिजिट हैं, जिसके पास 3 डिजिट में कंप्लीटली रिलायबल हूँ, 4th डिजिट के पास कोई श्योरिटी नहीं है कि वो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, 0 से 9 तक, तब उसको हम अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये डेफिनेशन सबको समझ आए? हिबा? यस सर। ओके, तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ डिजिट्स on which we are completely reliable plus 1 uncertain digit is called significant figure. अब इस significant figure काउंट करने के लिए certain rules होते हैं। मैं आपको रूल सिखाता हूँ, ठीक, और उसके बेस पे कैलकुलेशन सिखाता हूँ। पहले इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रूल्स फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताता हूँ। आर्यन, आई थिंक समझ आया हो आपको? यस सर। ओके, सर जी। सर जैसे आपने लास्ट वाली जो डिजिट्स थी सर, उनको आपने सर सबसे ज्यादा प्रिसाइज बताया, तो सर सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट कौन सी होगी? अब वो एक्यूरेसी डिपेंड करेगा उसके एक्चुअल डेटा पे, ठीक है। एक्चुअल डेटा
ओके सर। कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से। आर्यन लिख लिया आपने? यस सर। हिबा? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हम लोग। Use for counting number of significant figure for any different calculation. Use for counting significant figure. Significant figure हमेशा किसी डेसिमल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक? विदाउट डेसिमल नंबर के लिए नहीं। तब पहला, किसी भी नंबर में अगर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डिजिट अदर देन 0 हो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप बोलिएगा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूं 2.54 या मैं बोलूं 7.521, ठीक, एंड सो ऑन। इसके पास नंबर ऑफ डिजिट 3, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 4 एंड सो ऑन। दूसरा, अगर 0 आ जाए तब वहां पे थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो कहते हैं इफ 0 lies in between two non-zero digits, then they are significant. मतलब अगर आपके पास लिखा हो 2.05 या लिखा हो 0.2004 एंड सो ऑन, इसमें देखिए अगर मैं 0 को हटाऊंगा, यहाँ पे अगर मैं 0 को हटा दिया तो 2.5 हो जाएगा, जो कि टोटली नंबर ही चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं 0 को नहीं हटा सकता। यहाँ से अगर मैं 0 को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 0.2004 या 4 डिजिट नंबर है, अगर 0 को मैंने हटा दिया तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, जो टोटली डिफरेंट नंबर हो जाएगा। इसीलिए किसी दो नॉन जीरो के बीच में अगर 0 लाई करता है तो वो क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 4, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। ये बात समझ आई? ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं, अगर 0 आए किसी डेसिमल के राइट साइड एंड किसी नॉन जीरो के लेफ्ट साइड, मतलब इफ 0 lies right to decimal and left to non-zero digit, तब वो इनसिग्निफिकेंट होता है। मतलब क्या होगा, जैसे अगर आपको लिखा हो 0.02 या लिखा हो 0.0045, तो यहाँ पे देखिए जो जीरोज हैं वो सिंपली इसलिए पुट किए गए हैं ताकि डेसिमल के नंबर को असाइन किया जाए, ठीक, उनका उस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक, इसलिए इन जीरोज विच इज राइट टू डेसिमल बट लेफ्ट टू एनी नॉन जीरो डिजिट, ये सारे इनसिग्निफिकेंट बिहेव करते हैं, इसलिए इसके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा एंड इसके पास सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। ओके, हिबा कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट होता है, अगर मेरे पास 0 राइट टू डेसिमल एंड राइट टू नॉन जीरो आए तो क्या मतलब होगा। तो कहते हैं इफ 0
lies right to decimal number and right to non-zero digit, तब वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। बोलिए ऐसा क्यों? उसका रीजन होगा, जैसे अगर मैं बोलूं आप बैंक जाते हो एंड वहां पे कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं, सपोज कर लीजिए 50,000 डिपॉजिट किया, ठीक, कुछ ऐसे रुपीज। आप देखिएगा कि वो हमेशा कैशियर यहाँ पे एक डॉट लिखता है एंड डबल जीरो लगाता है इस तरह, ठीक। अगर वो ऐसा नहीं करे तो आप कुछ ऐसा भी इसमें चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे खुद से बाद में 99 कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। तब इसका मतलब ये होगा कि हमने एक्स्ट्रा 99 पैसे पे किए थे उस बैंक को। अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट अगर वो दे रही है बैंक, सपोज कुछ रेट से, सपोज 10%, 7%, 20%, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर, 30 ईयर, ये जो 99 पैसा है वो कुछ अमाउंट देगा एंड वो अमाउंट बैंक को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर, क्या कहते हैं, कंज्यूमर को। तो ये तो उसका एडिशनल जाएगा। तो इसीलिए हर बैंक के इस पर्टिकुलर डेसिमल के बाद 00 प्लेस कर देता है। इसका मतलब अप टू पैसे तक आपने 00 पैसे ही पे किया है, ओनली 50,000, ठीक है। इसीलिए डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो डिफाइंड है तो उसका मतलब होगा कि वो किसी कैलकुलेशन पर्पस से ऑब्टेन की गई है एंड कैलकुलेशन पर्पस में अप टू दैट पर्टिकुलर डेसिमल डिजिट वो रिमेन्स 00 ही है, ठीक। इसलिए वो ज्यादा प्रिसाइज डेटा को डिफाइन करता है, इसीलिए उसके जीरो को हम इंक्लूड करते हैं इनसिग्निफिकेंट फिगर। जैसे अगर आपका लिखा हो 0.20 या आपको लिखा हो 0.0400, तो इसमें देखिए इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में ये जो जीरो है किसी नॉन जीरो के राइट साइड में एंड किसी डेसिमल के राइट साइड में है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि ये किसी कैलकुलेशन का पार्ट होगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए किसी नॉन जीरो के राइट साइड में एंड डेसिमल के राइट साइड में, तो ये दोनों जो राइट साइड में जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा, बट ये जो लेफ्ट साइड में जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा। तो ये इनसिग्निफिकेंट एंड ये सिग्निफिकेंट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट समझने में? नो सर। चिश्तिया, सही, लास्ट आर्यन, वाला पॉइंट एक बार बताइएगा। देखिए मैंने कहा लास्ट वाले पॉइंट में कि अगर डेसिमल के राइट साइड में एंड किसी नॉन जीरो के राइट साइड में जीरो अगर आता हो तो इसका मतलब ये होता है कि अप टू दैट प्लेस ऑफ जीरो और दैट प्लेस वैल्यू हमने किसी ऑब्जर्वेशन या किसी कैलकुलेशन की, तो हमें ऑब्टेन क्या किया, 00 ही ऑब्टेन किया गया। इसलिए डिफाइन किया जाता है कि वो किसी मेजरमेंट से रिलेटेड ऑब्टेन वैल्यू है, इसीलिए वो किसी मतलब सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक। एक नेक्स्ट हम और भी याद रखिएगा कि किसी भी कैलकुलेशन में अगर एक्सपोनेंशियल लिखा हो तो वो एक्सपोनेंशियल इनसिग्निफिकेंट होता है, कि वो बस उसके यूनिट को डिफाइन करने के लिए वो चीज इंक्लूड की जाती है। इसीलिए एक्सपोनेंशियल इन एनी मेजरमेंट is always insignificant। तो ये कुछ 4-5 बेसिक रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट काउंट करने के। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ आसान आसान से। आर्यन, आपको समझ आया यहाँ तक? यस सर। आयुष, कोई डाउट? आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको।
हो गया सर। क्या आपने लिख लिया? यस सर। आर्यन, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फाइंड नंबर ऑफ significant figure in the following. कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आर्यन सॉल्व हो गया? हाँ, सर हो गए सारे। गुड। ओके, इश्तिया आपने सॉल्व किया? नो सर, अभी नहीं हुआ। आर्यन आपने सॉल्व किया? यस सर। आंसर बताइए। सर कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको हिंट देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, 2.50 into 10 to the power 4 एक्सपोनेंशियल टर्म सिग्निफिकेंट नहीं होता, उसको हटा दीजिए। उसके अलावा जो बच गया उसके पास कोई डेसिमल नंबर है एंड जीरो राइट टू डेसिमल है, इसलिए तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फर्स्ट के लिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सबका आंसर इतना है।
Yes, sir. चेष्टा आपका आंसर आंसर इतना है। सर मेरा एक्सपोनेंशियल वाले में थोड़ा शायद गलती है। मैंने अभी पीछे कहा था कि एक्सपोनेंशियल टर्म सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते क्योंकि वो सिंपली यूनिट के कन्वर्जन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। मैंने लास्ट स्टेटमेंट यही लिखा था यहाँ पे, देखिए एक्सपोनेंशियल मेजरमेंट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। यस सर। सेकंड वन देखिए, इफ जीरो लाइज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट देन दे आर सिग्निफिकेंट। इसलिए इसके पास भी कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट। 3. ओके, इसमें देखिए राइट टू डेसिमल बट लेफ्ट टू अ नॉन जीरो, ये दोनों जीरो इनसिग्निफिकेंट, बट ये दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये इनसिग्निफिकेंट होंगे, इसलिए इसके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चिश्तिया आपका सही था ये? यस सर। आर्यन? आर्यन यहां तक कोई डाउट? आयुष? देखिए नेक्स्ट, इस नंबर में 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो लाई कर रहा है, इसलिए सारे नंबर ऑफ डिजिट कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। इसलिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में कितने हैं? 4। यहां तक सही है। लास्ट डिजिट में देख लीजिए, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो आता हो या किसी नॉन जीरो के राइट में कोई जीरो आता हो, तो ये सारे डिजिट कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। तो इसके पास में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4। हिबा आपका सारा सही था? Yes, sir. चिश्तिया? सर वो फर्स्ट वाले में बस थोड़ा था। अच्छा, बाकी सब सही था। ओके, आर्यन? The fourth वाले का आंसर क्या था? 4. 4 नंबर सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहा है एंड फिर से ये जीरो राइट टू डेसिमल एंड राइट टू नॉन जीरो है, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। The fourth वाला first अच्छा, one फोर्थ वन, हाँ, किसी 2 नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो लाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। non-significant. मैंने अभी बताया था, देखिए, इफ जीरो लाइज इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, Oh. तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सीख लिया। सेम इसी तरह एक टर्म अगर मैं इसको ऑपरेशन के बेस पे डिफाइन करूं, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तब ये चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके रूल के बेस पे कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वो जानना जरूरी। तो सिग्निफिकेंट फिगर व्हाइल डिफरेंट ऑपरेशंस। सिग्निफिकेंट फिगर फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। पहला, अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तब इसको सॉल्व कैसे कैसे करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर दे रखा हो 4.827 एंड आपके पास नंबर दे रखा हो 2.2, आपको बोले दोनों को ऐड कीजिए। एक बार ऐड कीजिएगा, देखिए तो कितना आंसर आता है आपका। ऐड हुआ ये। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर।
हाँ, आपने सॉल्व किया, ये इसको ऐड करके देखा कितना आंसर आया। जैसे सिंपल स्क्वायर से लिख सकते हैं 4.827 एंड 2.2, अगर इसके आगे कोई कुछ भी नहीं तो आप 0 Yes, 0 sir. प्लेस कर दीजिए। ऐड करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, 2, 8 प्लस 2 10.7, 7 तो पूरा आंसर आ जाएगा 7.027। ठीक, कहता है रूल सिग्निफिकेंट फिगर का, जब हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चेक कीजिए मोर प्रिसाइज एंड लेस प्रिसाइज इनपुट कौन सा है। प्रिसीजन डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल 1 है एंड इसमें नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना है, 3। ठीक, तो लेस प्रिसाइज डेटा कौन सा है, ये जिसमें एक डेसिमल के बाद डिजिट है। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल कहते हैं while adding and subtracting, the result of the operation should be reported in terms of less precise data as compared to the input given। आई बात समझ? मतलब जो Yes, sir. रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट लेस प्रिसाइज डेटा जो इनपुट में है उसके रिजेंबलिंग में नंबर गिवन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना डिजिट है आफ्टर डेसिमल, 1, 1. इसलिए जो आंसर होना चाहिए वो भी आफ्टर डेसिमल एक ही डिजिट होना चाहिए। इसीलिए मुझे इस पर्टिकुलर नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 2 प्लेसेस यहाँ तक। तो इसके नेक्स्ट प्लेस डिजिट देखिए कितना है, 2। तो हमने राउंड ऑफ के रूल पढ़े थे कि अगर 1 से 4 तक कोई डिजिट होता है तो उसके बदले में कोई चेंज नहीं करते, बट अगर 5 to 9 होता है तो उसके बदले में +1 करते हैं टू नेक्स्ट डिजिट। ऐसा हमने पढ़ा था कभी राउंडिंग करते Yes, वक्त। sir. तो यहाँ पे देखिए द डिजिट्स टू बी राउंडेड ऑफ इज 2, ठीक, विच इज इन दिस पर्टिकुलर रेंज। इसीलिए इसकी वैल्यू की बेस पे इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए जो इसका आंसर होना चाहिए 7.0। ये इस बात समझ में आई? सर हमने बाद वाले नंबर के जो 1 डिजिट है उसके हिसाब से क्यों लिया, मतलब जो पहला वो 4.827 है उसके हिसाब से इसमें कितने डिजिट है आफ्टर डेसिमल, 3। 3. तो इसको बोलूंगा मोर प्रिसाइज डेटा। ठीक, और इसके पास नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 1, तो इसको बोलूंगा लेस प्रिसाइज डेटा। ठीक, तो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहता है द आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन लेस प्रिसाइज डेटा ऑफ द इनपुट गिवन। ठीक, तो लेस प्रिसाइज डेटा में कितने डेसिमल है, डेसिमल डिजिट आफ्टर डेसिमल 1, इसलिए आंसर होना चाहिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। हिबा आपको समझ आया? सो इसका रूल लिख सकते हैं while adding or subtracting, the answer should be reported in least precise data related to input or resembling the input। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन डिविजन के लिए सिखाता हूँ। आयुष कोई डाउट? हिबा?
लिख लिया? यस सर। आयुष आपने लिख लिया? हाँ, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको? ओके, अब देखिए इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बेस पे क्या रूल होता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई नंबर लिया मैंने 4.85, मल्टीप्लाई किया 2.0 से, पूछूंगा रिजल्ट कितना आना चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है? सर 9.700। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2 5 10, 2 8 16 प्लस 1 17 and 2 4 8 plus 1 9। ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं, अप टू 3 प्लेस डेसिमल है तो हो जाएगा 9 पॉइंट, ऐसा ऐसा ही आएगा। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आप टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज अ होल लीजिए। यहाँ पे इसके पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 3। इसके पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 2। लेसर सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? ये सिग्निफिकेंट फिगर उसके एक्यूरेसी को डिफाइन करता है एज अ होल, एंड नंबर ऑफ डेसिमल आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल किसी नंबर के बेस पे वो उसके प्रेसिजन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे बोलिएगा कि ये ज्यादा एक्यूरेट डेटा है एज कंपेयर टू ये लीस्ट एक्यूरेट डेटा, इसको इसको बोलते हैं जिसके पास कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल के बेस पे कहता है द आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन लीस्ट एक्यूरेट डेटा एज गिवन इन द इनपुट रिजेंबलिंग दैट पर्टिकुलर टर्म। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए जो आंसर होना चाहिए वो भी अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए 9.7। आई बात समझ? यस सर। ओके, तो इसके लिए रूल कहता है while multiplying or divide, the answer should be reported in least accurate data. Least accurate data मतलब lesser significant data. सर अभी आपने बोला था कि 4.85 वाला लीस्ट एक्यूरेट है, वो मोर एक्यूरेट है। हाँ, तो ये ज्यादा एक्यूरेसी क्योंकि इसके पास ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर, ये लेसर एक्यूरेट क्योंकि इसके पास लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सर बट प्रिसाइज पहले वाला होगा ज्यादा। हाँ, प्रेसिजन में नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल वो चेक करते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में टोटल नंबर के बेस पर उसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। ठीक है, तो लीस्ट एक्यूरेट डेटा और लेसर सिग्निफिकेंट डेटा रिजेंबलिंग इनपुट। सो किसी ऑपरेशन के बेस पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह का रूल डिफाइन करता है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको थ्योरी ऑफ एरर के मेन पार्ट में आता हूँ। आयुष, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? ओके,
लिख लिया? यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से एरर शुरू होता है। तो सबसे पहली बात, एरर कहते किसको डिफाइन कर सकते हैं आप रिश्ते? सर कुछ भी सर मिस्टेक अगर होता है किस चीज में? सर, किसी गिवन डेटा में वो कुछ मिस्टेक रह गया है। कैलकुलेशन में। और कैलकुलेशन में मुझे डेटा मिस्टेकन कैसे डिफाइन होगा? तो ये बोलिएगा एक्चुअल डेटा के रिस्पेक्ट में मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें कितना डिफरेंस आया, उस डेटा उस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ? एरर बोल सकता हूँ। आई बात समझ? जैसे मैंने Yes. पीछे कहा था ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 अगर मान लीजिए एक्यूरेट वैल्यू है, आपने मेजर किया 9.7, किसी ने मेजर किया 9.82, किसी ने मेजर किया 9.85, तो जो सारी मेजर्ड वैल्यू है उस पर्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू के साथ एक्चुअल वैल्यू कितना डिफर करती है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। ठीक, तो एरर सिंपली डिफाइन करता है द डिफरेंस इन measured value as compared to actual data और actual value। अब ये जो एरर हो सकता है वो दो डिफरेंट तरह का हो सकता है। एक को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, एक को बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। सिस्टमेटिक और एक होता है रैंडम एरर। ठीक, ये दोनों होता क्या मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ रैंडम एरर, ठीक, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अपने प्रॉपर कंसर्न ना होने की वजह से, जैसे मैंने पीछे कहा था एक एग्जांपल में कि मान लीजिए मुझे किसी लेंथ को मेजर करनी है, तो मैं उसके ऊपर किसी स्केल को असाइन करूंगा या उसके ऊपर प्लेस करूंगा, और उस प्लेस करने के बाद मैं उसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस एंगल पे डिपेंड करता है कि मेरी वैल्यू एक्यूरेट आएगी या उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है। किसी ने थोड़ा सा इंक्लाइन वे में देखा, किसी दूसरे इंक्लाइन वे में देखा, किसी ने वर्टिकली देखा, तो उस अलग अलग ओरिएंटेशन के बेस पे जो आपकी जो डेटा कैलकुलेटेड होगी वो डिफरेंट हो सकती है। तो जो भी चीजें जो खुद की गलती की वजह से होती है, जो इम्परफेक्शन आती है उन पर्टिकुलर मेजरमेंट में, तो उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। और ये रैंडम एरर मिनिमाइज हो सकता है, ठीक, बट कंप्लीटली रिमूव आउट नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन नेचर कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी उससे। ठीक है, तो दीज रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज। कैसे? बाय टेकिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ रिपीटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट। ठीक, इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करिएगा वहां पे आपको बताया जाएगा कि किसी भी डेटा से रिलेटेड अगर मेजरमेंट करना शुरू करते हैं तो मिनिमम 5, 10, 15, 20 इतने अलग अलग ऑब्जर्वेशन लेते हैं फॉर द सेम कैलकुलेशन पर्पस, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जितनी बार ज्यादा कीजिएगा एरर होने के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। इसीलिए उसके बेस पे मैं रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकता हूँ बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। सिस्टमेटिक एरर डिपेंड करते हैं उस पर्टिकुलर सराउंडिंग पे, उस पर्टिकुलर मशीन पे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मशीन मेटालिक है, एंड मेटल हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने के बेस पे एक्सपेंशन शो करता है। हमने कहा क्लास 9th या 7th में पढ़ा होगा, थर्मल एक्सपेंशन के बेस पे हर चीज ऑन हीटिंग एक्सपेंशन शो करती है। ठीक, तो मान लीजिए मैं समर में अगर फ्रॉम द सेम मेटालिक स्केल से अगर मैं मेजरमेंट करूं एंड विंटर में अगर सेम मेटालिक स्केल से मेजरमेंट करूं, तो क्या दोनों वैल्यू इक्वल मेजर शो करेगी या डिफरेंस करेगी? सर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। हाँ, अब वो डिफरेंस को हम नेग्लेक्ट या हमारी गलती की वजह से डिफाइन नहीं हुई, वो सराउंडिंग के फैक्टर पे डिपेंडेंट हुई, इसीलिए उन तरह के एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। तो हम उनको चेंजेस नहीं कॉज करा सकते हैं, इसीलिए बेसिकली चेंजेस इस रैंडम एरर में कॉज करा सर सकते जो हैं। बाय ह्यूमन ना हो उनको हाँ सिस्टमेटिक। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर एंड उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। तो रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by
increasing number of repetitions. जितना रिपीटेशन ज्यादा होगा रैंडम एरर की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी। अब ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले आप अपना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। कि भाई यहाँ तक कोई डाउट आपको? कि भाई आप पूछ लीजिए। आयुष, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर डन। ओके, सबने लिख लिया? हिबा, आयुष, ओके। अब देखिए इसमें एरर, जो हम रैंडम एरर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें पहले कैलकुलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है किसी भी एक्सपेरिमेंटल से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना शुरू किया, ग्रेविटी कैलकुलेट करना शुरू किया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज x1, x2, x3 एंड सो ऑन टू xn। आपने इतनी नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट किए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली चीज कैलकुलेट करते हैं, उन सारे डेटा का मीन कैलकुलेट कर दीजिए। मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तब इस पर्टिकुलर टर्म जो यहाँ से ऑब्टेन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपली क्या कीजिए, जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है सबका मीन ले लीजिए, तब उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। अब उस ट्रू वैल्यू को देखिए कि वो हर डेटा उस ट्रू वैल्यू से कितना डेविएटेड है, कितना चेंज है उसको। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे डेल्टा x1 कैलकुलेट करना हो तो आप x1 में से उस मीन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये जो वैल्यू आएगी वो मे बी पॉजिटिव आ सकती है, मे बी नेगेटिव आ सकती है, उसको मॉड ले लीजिए ताकि हमेशा आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए, ताकि मैक्सिमम डेविएशन कैलकुलेट हो पाए। उसी तरह आप डेल्टा x2 कैलकुलेट कर लीजिए, दैट मीन्स x2 माइनस x बार मॉड एंड सो ऑन। अभी जो सारी वैल्यूज आई, इन सारी वैल्यूज का अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ डेल्टा x बार, तो इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा x1 डेल्टा x2 प्लस सो ऑन टू डेल्टा xn डिवाइड बाय n। तब ये मैंने कैलकुलेट जो किया वो क्या कैलकुलेट किया, उस ट्रू वैल्यू से ये जो डेटा आई कितना डिफर हुई। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उससे रिलेटेड जो फर्स्ट हम मीन कैलकुलेट करते हैं वो ट्रू वैल्यू डिफाइन होती है। ये ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है। तो उस एक्चुअल वैल्यू से कोई भी डेटा कितना डिफर करता है दैट इज कॉल्ड एरर। तो उसी पर्टिकुलर टर्म का अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ तो ये टर्म कहलाता है एब्सोल्यूट मीन एरर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। जैसे मैंने कोई भी कैलकुलेशन लिया, कैलकुलेशन फॉर लेंथ मेजरमेंट किसी एक पर्टिकुलर रॉड के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज आएंगी x1, x2, x3 सो ऑन टू xn। ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उस पर्टिकुलर रिलेटेड मेजरमेंट से।
सबसे फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं, उन सारे टर्म का अगर मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक, तब उसको बोलते हैं मीन, या उसी टर्म को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इस ट्रू वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेटा और एक्चुअल वैल्यू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट किसी ने परफॉर्म नहीं किया होगा जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई होगी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि उसने जो मेजर किया होगा वो मे भी गलत मेजरमेंट शो किया होगा, हमने जो किया वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है, इसलिए जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसको हम एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। एरर का मतलब सिंपल होता है कि उस एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक, उस मेजर्ड वैल्यू ने। तो हर टर्म का डेविएशन चेक करता है। कैसे? जैसे डेल्टा x1 मतलब x1 मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू से रिलेटेड कितना डिफरेंस क्रिएट किया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मॉड ले लीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम डिफरेंस पता चल पाए। हर टर्म की वैल्यू इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए एंड उन सारे टर्म का एवरेज ले लीजिए। तभी जो एवरेज वैल्यू होगी डेल्टा एक्स बार, वो क्या डिफाइन करेगा, मीन वैल्यू रिलेटेड टू द डिफरेंस कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मीन एरर बोलते हैं। आप समझ में आया? यस सर। सर इसको एक क्वेश्चन के थ्रू भी हाँ, बता दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो for time period as 95 seconds, 92 seconds, 93 seconds, 94 seconds and 92 seconds। ये मैंने 5 मेजरमेंट लिए सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड के लिए फॉर 100 ऑसिलेशंस। ये 5 अलग अलग वैल्यूज हैं। तो सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करूंगा, टी बार मतलब मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट। तो मीन का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप सारे टर्म को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 5। तो ये आपका क्या दे देगा, ट्रू वैल्यू दे देगा। आई बात समझ? यस सर। उसी तरह ये ट्रू वैल्यू को हर टर्म के साथ इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर देखिएगा कि वो वैल्यू कितनी आती है, उसका मीन कैलकुलेट कर लीजिएगा तो वो एरर बता देगा। जैसे आई थिंक इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 92 आएगी, ठीक, 92 पॉइंट समथिंग, बट उसको राउंड ऑफ कीजिएगा 2 डिजिट में तो आपको इतना ही आ जाएगा। इस टर्म को हर टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि मीन कैलकुलेट हो जाए। तो 95 माइनस 92 which is equals to 3, 92 minus 92 which is equals to 0, 93 minus 92 is 1, 94 minus 92 is 2, and 92 minus 92 is 0. Number of terms 5. 3 plus 1 4 plus 2 6 by 5 which is equals to 1.2। तो ये पार्ट आपका एरर बताया और ये पार्ट आपका ट्रू पार्ट बताया। आप समझ में आया? यस सर। सर ये मॉडल मॉडल वाला पार्ट कौन सा था सर? मॉडुलस, क्योंकि जो वैल्यू आएगी डेविएशन की वो कभी नेगेटिव नहीं लेते, मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने 95 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करूं या 92 में से 95 को सब्ट्रैक्ट करूं, मेरी जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव 3 आनी चाहिए, इसलिए मैंने पॉजिटिव 3 लिखा है यहाँ पे। अब समझ में आया? ओके सर। यस। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कितना कुछ समझ आया आपको? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बेस्ड क्वेश्चंस कीजिएगा बहुत सारे, ठीक है?
Hamza and Eba, just wait for some moment. Okay, sir. चिश्तिया आपने लिख लिया? यस सर। ओके, इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके।